साउथ एशिया में दोस्तों, अगर आप देखें, इंटर साउथ एशिया, नॉट ओनली बांग्लादेश, यहाँ जियोपॉलिटिक्स कोई थियरी नहीं है, रोज की रियलिटी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड भारत, ये तीन देश मिलकर एक ऐसा ट्रायंगल एक्चुअली क्रिएट करते हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी दोस्तों पूरे रीजन को आग लगा देती है। और जो कंट्री अपनी रेड लाइंस क्लियरली ड्रॉ करती है, जियोपॉलिटिक्स उसको रेस्पेक्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। और भारत का इंटरेस्ट है एक स्टेबल बांग्लादेश, एक कंटेन्ड पाकिस्तान एंड अ क्लियर एंगेजमेंट विद यूएस। भारत के लिए एक रियल स्ट्रेटेजिक चैलेंज क्या है दोस्तों? भारत के सामने जो चैलेंज है उसको हम अक्सर गलत सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम बोलते थे पाकिस्तान प्रॉब्लम है, या फिर बोलते थे बांग्लादेश ट्रैक पे आ जाएगा। सच ये है कि भारत का चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ना ही सिर्फ बांग्लादेश है। भारत का रियल चैलेंज है एक कंबाइंड प्रेशर सिस्टम। वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं फिर से थोड़ा सा टच करना चाहूंगा बांग्लादेश वाले मुद्दे पे। एक्चुअली बांग्लादेश वाला मुद्दा जो है, या इलेक्शंस बोलिए, या बांग्लादेश की जो परिस्थिति है, वो इतना क्रिटिकल है, इंटरेस्टिंग है, या आप बोलिए जियोपॉलिटिकली इतना सेंसिटिव है कि एक सेशन में शायद कवर ही ना किया जा पाए। तो इसीलिए देर में बी मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो प्लीज बेयर विद मी। साउथ एशिया में दोस्तों, अगर आप देखें, इंटर साउथ एशिया, नॉट ओनली बांग्लादेश, यहाँ जियोपॉलिटिक्स कोई थियरी नहीं है, रोज की रियलिटी है। एवरी डे इज इम्पैक्टेड। बांग्लादेश हो, बांग्लादेश हो, भारत हो, या पाकिस्तान हो, कोई भी हो, अ, है ही ये रीजन इतना वॉलेटाइल कि इसमें रोज का रोज कुछ ना कुछ होते रहता है। एंड जियोपॉलिटिकली एवरी डे इज कनेक्टेड। पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड भारत, ये तीन देश मिलकर एक ऐसा ट्रायंगल एक्चुअली क्रिएट करते हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी दोस्तों पूरे रीजन को आग लगा देती है। बांग्लादेश के इलेक्शन के बाद का असली गेम क्या है दोस्तों? एक बात मैं आपको बताता हूं। बांग्लादेश का इलेक्शंस जो था, सिर्फ वोट का मामला नहीं था। ये कोई रूटीन डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं था। ये फ्यूचर अलाइनमेंट का एक रेफरेंडम जैसा था। बैलेट पेपर पर नाम पॉलिटिकल पार्टीज पे थे, राइट, लेकिन बैकग्राउंड में सवाल जियोपॉलिटिक्स के थे। ये इलेक्शन डिसाइड कर रहा था कि बांग्लादेश का कॉम्पस आगे किस डायरेक्शन में घूमेगा। तीन बड़े स्ट्रेटेजिक सवाल हैं। क्या ढाका नई दिल्ली के साथ स्ट्रेटेजिकली अलाइंड रहेगा, जहां इकोनॉमी, ट्रांजिट, पावर, सिक्योरिटी सब इंटीग्रेटेड है? या फिर वॉशिंगटन के सिग्नल्स पे चलेगा, जहां डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और एनजीओस के थ्रू प्रेशर पॉलिटिक्स होती है? या फिर सबसे खतरनाक ऑप्शन, पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद के घोस्ट वापस आएंगे बांग्लादेश में? वही पुराना प्लेबुक, रेडिकल ग्रुप्स, प्रॉक्सी लेवरेज, भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक नुइसेंस वैल्यू। ये तीनों ऑप्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है दोस्तों, लेकिन बैलेंस बिगड़ते ही प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। देर इज अ वेरी फाइन बैलेंस रिक्वायर्ड ये पूरा मेंटेन रखने के लिए। इलेक्शन के तुरंत बाद दोस्तों तीन चीजें एक साथ देखने को मिली है। बांग्लादेश कमजोर हुआ, उसकी पॉलिटिकल अथॉरिटी टूट गई, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल नैरेटिव जो था वो खत्म हो गया, इकोनॉमी फ्रजाइल हो गई उसकी, गारमेंट एक्सपोर्ट्स प्रेशर में है, फॉरेन कॉन्फिडेंस हिला हुआ है बांग्लादेश को लेकर, करेंसी और रिजर्व्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एक पॉलिटिकल कंसेंसस जो था वो भी टूट चुका है। जो मिनिमल नेशनल एग्रीमेंट होता है, नेशनल इंटरेस्ट पे सब साथ आएंगे, ये थियरी डिसॉल्व हो चुकी है बांग्लादेश में। और आप तो जानते ही हैं कि जियोपॉलिटिक्स में एक आयरन रूल है। अगर आप अंदर से कमजोर हो तो आपको बाहर से फोर्सेस मैनिपुलेट करेंगी। जैसे ही बांग्लादेश इंटरनली कमजोर हुआ, एक्सटर्नल प्लेयर्स ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गए। यूएस को एक अपॉर्चुनिटी दिखी पॉलिटिकल लेवरेज बढ़ाने की, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इन्फ्लुएंस डालने की। और इसके बाद पाकिस्तान के लिए पुराने नेटवर्क्स रिवाइव करने का मौका मिला, आइडियोलॉजिकल एंट्री पॉइंट मिल गया जमात के थ्रू, और एंटी भारत नैरेटिव चलाने का। और भारत के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है? इंस्टेबिलिटी का स्पिल ओवर होगा।
भारत में ही होगा। ये जितना भी इनस्टेबल रहेगा बांग्लादेश। आप सोचिए दोस्तों, शेख हसीना के टाइम पे ये सब क्यों नहीं होता था, या होता भी था तो बहुत लिमिटेड था, बिकॉज शेख हसीना ने कंट्रोल कर रखा था। इट हैज स्पाइरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल इन बांग्लादेश एज ऑफ नाउ। बॉर्डर्स, माइग्रेशन, रेडिकलाइजेशन, बहुत डिफिकल्ट होगा इसको टैकल करना भारत के लिए, अगर हम लोग ने ठीक से फोकस नहीं किया तो। अब मैं ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बेच रहा हूँ, ये टेक्स्ट बुक जियोपॉलिटिक्स है। भारत बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे पाकिस्तान एक टिश्यू पेपर जैसा जैसा इस्तेमाल होता है, बांग्लादेश को भी किया जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है, भारत में अक्सर लोग पूछते हैं दोस्तों कि बांग्लादेश का हिंदुओं को मार रहे हैं ये लोग, भारत का इंटरनल इशू है, हमें क्या। यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती होती है, क्योंकि बांग्लादेश सिर्फ एक नेबर नहीं है, बांग्लादेश चोक ज्योग्राफिकली चोक पॉइंट है। नॉर्थ ईस्ट, हमारे नॉर्थ ईस्ट का लाइफलाइन है, बे ऑफ बंगाल का गेट कीपर जैसा है। अगर बांग्लादेश अनस्टेबल हुआ तो प्रॉब्लम ढाका में नहीं रुकेगी, नई दिल्ली तक आएगी ही आएगी। बांग्लादेश का इलेक्शन एक वार्निंग सिग्नल था। स्टेबिलिटी ग्रांटेड नहीं है, अलाइनमेंट परमानेंट नहीं है, और थैंक यू वाले जियोपॉलिटिक्स में कोई करेंसी नहीं होती जहां आपको पॉलिटिकली कोई थैंक यू बोलेगा, बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। ये सब थैंकलेस चीजें हैं। इट इज ऑल अबाउट यूजिंग ईच अदर्स लेवरेज। जो कंट्री कमजोर होती है उसके डिसीजंस वो नहीं करती, उसके लिए डिसीजंस किए जाते हैं दूसरों के द्वारा। और इसीलिए बांग्लादेश का असली गेम अब इलेक्शंस के बाद शुरू हुआ है, जहां बैलेट पेपर के बाहर ग्लोबल चेस बोर्ड पे बांग्लादेश क्या चाले चलेगा, वो देखना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश को सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भारत का इंटरेस्ट देखे, जरूरी नहीं है। डोंट बी प्रो भारत, बी प्रो बांग्लादेश। बांग्लादेश का सोचो, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करो, दैट्स इट। भारत का प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा, हमको देखने की भी जरूरत नहीं है। भारत को देखने की जरूरत इसीलिए पड़ रही क्योंकि तुम्हारे अंदर जो गंद मचा हुआ है उसका इम्पैक्ट हम पे आता है, इसीलिए हम इतनी बातें करते हैं बांग्लादेश की। एनीवेज, लेट्स कम बैक। अब यूएस के इंटरेस्ट क्या है बांग्लादेश में। अमेरिका को बांग्लादेश से तीन चीजें चाहिए। चीन को कंटेन किया जाए, भारत के अगेंस्ट एक लेवरेज, रीजनल लेवरेज क्रिएट किया जाए, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखा जाए बांग्लादेश के इंस्टीट्यूशंस पर। अमेरिका कभी भी भारत का एनिमी ओपनली नहीं बन सकता, इसीलिए वो बफर स्टेट क्रिएट करता है। और बांग्लादेश एक परफेक्ट प्रेशर पॉइंट है। बॉर्डर्स हमारे खुले हुए हैं, पॉलिटिक्स फ्रेगमेंटेड है इनकी, इकोनॉमी डिपेंडेंट है, इसीलिए यूएस का रोल बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा लाउड है बांग्लादेश को लेकर। यहां पर पाकिस्तान को भी लाइटली नहीं ले सकते। हाँ, उनकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, कचरा है, मिलिट्री उनकी ओवर स्ट्रेच्ड है, बलूचिस्तान रोज के रोज ठोके जा रहा है, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी जीरो है। लेकिन पाकिस्तान का फिर भी एक कोर फिलोसॉफी है जो उसको चलाया जाता है, चलाया जाता है, चलाया जाता है। वो है कि जंग में या किसी भी चीज में आखिर में भी अगर एक बंदा बचे तो वो विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे काफिरों के अगेंस्ट। देखो, ये एक बंदा बच गया, हम जीत चुके हैं। टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली दे हैव लॉस्ट, बट वो जो लास्ट में एक बंदा बच गया, वो सांप का बच्चा, विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे ये लोग, नाच नाच के ढोल पीटेंगे। और इसीलिए ये लोग रेडिकल एलिमेंट्स को ऑक्सीजन देते रहते हैं। इसी वजह से बॉर्डर इंस्टेबिलिटी हमारी कायम रहेगी और प्रॉक्सी गेम्स हमारे यहाँ पे रिवाइव होते रहेंगे। भारत के लिए एक रियल स्ट्रेटेजिक चैलेंज क्या है दोस्तों। भारत के सामने जो चैलेंज है उसको हम अक्सर गलत सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम बोलते थे पाकिस्तान प्रॉब्लम है, या फिर बोलते थे बांग्लादेश ट्रैक पे आ जाएगा। सच ये है कि भारत का चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ना ही सिर्फ बांग्लादेश है। भारत का रियल चैलेंज है एक कंबाइंड प्रेशर सिस्टम। तीन चीजें एक साथ काम कर रही है: यूएस इन्फ्लुएंस, रीजनल इंस्टेबिलिटी एंड इंटरनल बॉर्डर सेंसिटिविटी। ये तीन अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक दूसरे को एम्पलीफाई करती हैं भारत के खिलाफ। अमेरिका ओपनली भारत का दुश्मन नहीं है, लेकिन अमेरिका का नेचर है अपॉर्चुनिस्टिक लीडरशिप। जहां अपॉर्चुनिटी दिखे वो दूसरे की वाट लगाएगा ही लगाएगा, जहां लेवरेज दिखेगा वहां प्रेशर क्रिएट करेगा।
डेमोक्रेसी की नैरेटिव चलाई जाएगी, ह्यूमन राइट्स का डिस्कोर्स किया जाएगा, एनजीओ और इंस्टीट्यूशंस को एक्टिव कर दिया जाएगा सरकारों के खिलाफ, मीडिया में बातें लीक्स होंगी। ये सब टूल्स है दोस्तों, ये कोई वेपन नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट वेपनाइज्ड होता है। अब दूसरा फैक्टर, रीजनल इंस्टेबिलिटी। अगर बांग्लादेश अनस्टेबल होता है, पाकिस्तान डेस्परेट होता है, तो इंस्टेबिलिटी बॉर्डर पे रुकती नहीं। रेडिकलाइजेशन, माइग्रेशन, स्मगलिंग, नैरेटिव्स सब फ्लो करेंगे भारत के खिलाफ, और और हमेशा डिस्टर्ब करके रखेंगे। भारत का सबसे अंडर डिस्कस्ड इशू ये है कि हम इंटरनल बॉर्डर सेंसिटिविटी पर बात ज्यादा नहीं करते। बॉर्डर्स लंबे हैं लेकिन खाली हैं, पोरस हैं। दोज आर नॉट फेंस्ड विद बांग्लादेश। हमारे डेमोक्रेटिक फॉल्ट लाइंस हैं, हमारे हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस हैं, और लोकल पॉलिटिक्स बहुत ही स्ट्रांग है। ये सब चीजें एक्सटर्नल प्लेयर्स के लिए एंट्री पॉइंट्स हैं। और भारत के केस में प्रेशर बॉर्डर के पार क्रिएट होता है, लेकिन इंपैक्ट देश के अंदर होता है। अब जरा आप सोचिए, बांग्लादेश अनस्टेबल रहे, पाकिस्तान डेस्परेट रहे, अमेरिका अपॉर्चुनिस्टिक रहे, मौका परस्त, तो इस सिचुएशन में प्रेशर वॉशिंगटन पर नहीं आता, प्रेशर नई दिल्ली पर आता है। क्योंकि अमेरिका के लिए यह स्ट्रेटेजी है, पाकिस्तान के लिए ये एक सर्वाइवल वाला बात है, बांग्लादेश के लिए तो ये एक कंपल्शन है, लेकिन भारत के लिए एक अनअवॉइडेबल रियलिटी है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए इमोशनल डिप्लोमेसी का टाइम खत्म हो चुका है। भारत अब ये अफोर्ड नहीं कर सकता। हम अच्छे नेबर हैं वाला अप्रोच नहीं चलेगा। हमने इतना उनके लिए किया 1971 वॉर में, नहीं चलेगा। कम आउट ऑफ इट, लेट अस कम आउट ऑफ इट। फेंको कूड़ेदान में। बी रियलिस्टिक। रियलिज्म पे दुनिया चलाओ, आइडियलिज्म पे नहीं। हम लोग बहुत ज्यादा आइडियल बातें करते हैं, ये आइडियल होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए, आइडियली वो होना चाहिए। तुम्हारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर आइडियली आइडियली चीजें चल रही है क्या? नहीं। देर आर नो सिविक सेंस अमंग पीपल। आइडियली दे शुड हैव सिविक सेंस, राइट? लेट अस नॉट गेट इनटू दैट, नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे। ये हिस्टोरिकल गुडविल वाला जो क्रेडिट कार्ड या कार्ड जो हम खेलते रहते हैं, उसको बंद करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा था, ग्रेटिट्यूड या थैंक यू की कोई जगह नहीं है पॉलिटिक्स में। व्हाट मैटर्स टुडे इज कि हम आज क्या देख रहे हैं अपने पार्टनर में या दुश्मन में या दोस्त में। भारत को चाहिए ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी। ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी का मतलब ये नहीं है कि अग्रेसिव हो जाओ, एरोगेंट हो जाओ, धमकियां दो। ट्रांजैक्शनल का मतलब है क्लियर रेड लाइंस, क्लियर इंसेंटिव्स एंड क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस। आपके पार्टनर को पता होना चाहिए अगर उसने रेड लाइन क्रॉस की तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पावर, ट्रेड, ट्रांजिट, सिक्योरिटी सब कंडीशनल होना चाहिए। जो रेस्पेक्ट करेगा कोऑपरेशन करो, जो वॉयलेट करेगा ही शुड पे द कॉस्ट। वेरी वेरी सिंपल, कोल्ड एंड इफेक्टिव। भारत को इमोशनल होने का कोई चांस नहीं है अभी, क्योंकि उसके आसपास जियोग्राफी इमोशनल नहीं है। भारत को क्लियरली इंटरेस्ट ड्रिवन ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी चाहिए, वरना साउथ एशिया का इंस्टेबिलिटी प्रेशर दिल्ली के दरवाजे पे नॉक करेगा। साउथ एशिया में परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते दोस्तों, परमानेंट एनिमीज भी नहीं होती। परमानेंट सिर्फ इंटरेस्ट होता है, और भारत का इंटरेस्ट है एक स्टेबल बांग्लादेश, एक कंटेन्ड पाकिस्तान, एंड अ क्लियर एंगेजमेंट विद यूएस। और जो कंट्री अपनी रेड लाइंस क्लियरली ड्रॉ करती है, जियोपॉलिटिक्स उसको रेस्पेक्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। चलिए यहीं पर आज का सेशन हम अंत करते हैं। मुझे लगा थोड़ा सा बांग्लादेश पे बात करूं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।